हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। जैसा कि स्टूडेंट आ रहा है वैकेंसी बहुत सारा, और आज हम रिवीजन करने वाले हैं जो है पॉलिटी। खान सर का जो पॉलिटी है जीके, उसको हम रिवीजन करने जा रहे हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक, हम इसका रिवीजन करते हैं। आइए, आज हमारा 5वां दिन है रिवीजन का। चलिए, 5वां जो हमारा क्लास हो जाएगा ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य का। आइए देखते हैं हमारा प्रस्तावना क्या है। आइए उसको देखते हैं, क्योंकि प्रस्तावना बहुत ही जगह हर जगह लगता है हमको। अपना प्रस्तावना तो जरूर हर भारतीय को अपना जो प्रस्तावना है उसको जानना बेहद जरूरी है और याद होना भी बहुत जरूरी है। चलिए हम अपना जो है प्रस्तावना को पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये था प्रस्तावना। इसमें एक पॉइंट लिखा है, प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना का प्रारूप BN राव द्वारा तैयार किया गया था। प्रस्तावना संविधान का वह पहला कथन जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों, अवधारणाओं एवं दर्शन को स्पष्ट ढंग से कहता है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। चलिए अब देखते हैं प्रस्तावना के तत्व। हेडिंग है प्रस्तावना के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ प्रीम्बल। मस्त शक्तियों का स्रोत जनता और भारत के लोग, राज व्यवस्था का स्वरूप प्रमुख संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, राज्य व्यवस्था के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, अखंडता। संविधान स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949। संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950। प्रस्तावना में संशोधन अनुच्छेद 368 के द्वारा केवल एक बार, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना की मुख्य विशेषताएं, संविधान का स्रोत जनता है। संविधान का स्रोत जनता है। प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग शब्द का अभिप्राय यही है कि संविधान सभा ने भारत की जनता की ओर से ही संविधान बनाया और स्वीकृत किया। दूसरा पॉइंट इसमें संविधान के उद्देश्यों की घोषणा, न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। अगला पॉइंट है भारत की प्रकृति। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश होगा। अगला पॉइंट, संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मसमर्पित करने का उल्लेख है। प्रस्तावना की प्रकृति। प्रस्तावना की प्रकृति न्यायोचित नहीं है। इसके प्रावधान न्यायालयों में परिवर्तनीय नहीं है। प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका के अधिकारों पर प्रतिबंध है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसलिए अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनीय भी है, किंतु इसमें वर्णित संविधान
के आधारभूत लक्षणों में संशोधन नहीं किया जा सकता है, जैसा कि केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट 1973 मामले में कहा गया है। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं: सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 2 प्रकार की समानता: प्रतिष्ठा व अवसर तथा भ्रातृत्व का उल्लेख है। आगे देखते हैं प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व प्रस्तावना में प्रयोग किए गए शब्द प्रभुत्व संपन्न से अभिप्राय है कि राज्य आंतरिक तथा बाह्य मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है तथा किसी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता जनता में निहित है। समाजवादी। समाजवादी शब्द का अर्थ है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन व वितरण के संसाधनों पर समाज का नियंत्रण होता है, अर्थात उत्पादन के मुख्य साधनों पूंजी, संपत्ति, जमीन आदि पर सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण के साथ वितरण में समतुल्य सामंजस्य हो। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि भारतीय संविधान निजी संपत्ति के उन्मूलन में विश्वास रखता है, बल्कि यह उस पर उचित प्रतिबंध लगाता है जिससे उसका उपयोग राष्ट्रीय हित में किया जा सके। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद झुकाव है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में विकास रखता है। हमारे यहाँ सार्वजनिक व निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ मौजूद रहते हैं। यह मुख्य रूप से गरीबी, बीमारी व असमानता उन्मूलन पर जोर देता है। धर्मनिरपेक्षता या पंथनिरपेक्ष। ऐसा राज्य जिसका अपना कोई सरकारी धर्म नहीं होता है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाता है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। राजधर्म के आधार पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। हमारा संविधान पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को मूर्त रूप देता है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इस अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। लोकतंत्र। लोकतंत्र का अभिप्राय है कि सरकार को समस्त शक्ति जनता से प्राप्त होती है। शासकों का निर्वाचन जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है और शासक जनता के प्रति उत्तरदायी है। यानी इसका जो मेन होता है वो जनता होता है। लोकतंत्र में जो मेन होता है वो जनता होता है, क्योंकि जनता ही क्या है, अपना वोट दे करके जो है उनको सरकार में भेजती है। राइट। चलिए, लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। चलिए देखते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 मुख्य आधार हैं, जिनके नाम हैं परपरीक्षा, पहल प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना तथा जनमत संग्रह। ये था लोकतंत्र के प्रकारों के बारे में। अब आइए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है इसको देखते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग करते हैं
और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों में प्रचलित है। और यह दो प्रकार का होता है, एक होता है संसदीय और एक होता है अध्यास अध्यस्थात्मक अध्यात्मक अध्यस्थात्मक होता है। और आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है। वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के रूप में भारत में न केवल राजनैतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को शामिल किया गया है। गणराज्य गणराज्य से अभिप्राय है कि राज्य का अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति होता है जो एक निश्चित अवधि के लिए पद ग्रहण करता है। जैसे भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जिसका निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। राजतंत्र में राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत होता है। जैसे ब्रिटेन में न्याय प्रस्तावना में न्याय के 3 रूप शामिल हैं, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न उपबंधों के माध्यम से की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक न्याय का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति के साथ जात, रंग, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार। इसका मतलब है कि समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और अनुसूचित जात, जनजात, अन्य पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार अनुच्छेद 17, 18 व 46 इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति है। ये हो गया आपका सामाजिक न्याय का अर्थ। अब आगे आर्थिक न्याय का अर्थ। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल है। राजनैतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वो राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का अधिकार हो। सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय के इन तत्वों को 1917 की रूसी क्रांति से प्राप्त किया गया है। स्वतंत्रता प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता शामिल है। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है कि हम चाहे वैसा करने लगे, हम चाहे जैसा करने लगे। समानता उद्देशिका में प्रतिष्ठा व अवसर की समानता शामिल है। बंधुता का अर्थ है भाईचारे की भावना। प्रस्तावना में सभी नागरिकों में ऐसी बंधुता बढ़ाने का सुनिश्चित करने वाली अनुच्छेद 14 से 18 तक की समानता का उल्लेख है। और राजनीतिक समानता का उल्लेख अनुच्छेद 325 व अनुच्छेद 326 में किया गया है। नोट, अवसर की समानता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले। लेकिन जब समाज में अनेक सामाजिक विषमताएं व्याप्त हो तो वहां समान अवसरों का क्या मतलब हो सकता है। संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चों, महिलाओं तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से
पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं व निर्णय लागू कर सकती है। प्रस्तावना में राज्य का स्वरूप। संविधान की प्रस्तावना में कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल दिया गया है, अर्थात यह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर आधारित है। प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना का बहुत अधिक महत्व है तथा इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। प्रस्तावना के महत्वपूर्ण होते हुए भी आरंभ में इसे संविधान का भाग नहीं माना गया तथा इसे संविधान की व्याख्या का स्रोत स्वीकार नहीं किया गया। प्रस्तावना से जुड़े महत्वपूर्ण मामले। बारूबारी बनाम भारत संघ 1960 मामले में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। गोलकनाथ वाद 1967। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध हो वहां उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। इस मामले में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा है, परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपनी पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। LIC ऑफ इंडिया मामले 1995 में भी पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है। रघुनाथ राव बनाम भारत संघवाद 1993। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय देते हुए कहा है कि प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं, विधि की शक्ति का स्रोत निर्दिष्ट अनुच्छेद ही हो सकता है। प्रस्तावना विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना उपयोगी है। संविधान का संदिग्ध तथा अर्थ उपबंधों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना उपयोगी है। SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद 1994। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, समाजवादी स्वरूप, सामाजिक न्याय एवं न्यायिक पुनर्वलोकन भी इसकी मौलिक संरचना में शामिल है। प्रस्तावनावाद योग्य नहीं है और न ही विशिष्ट प्रावधानों को रद्द कर सकती है। प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। अर्नेस्ट वर्कर ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का बहुमूल्य रत्न और यह मापदंड है जिससे संविधान के मूल्यों को निर्धारित किया जा सकता है। पालकीवाला के अनुसार उद्देशिका संविधान का परिचय पत्र है। KM मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का होरोस्कोप है या राजनीतिक जन्मपत्री कहा। GDH कॉल के अनुसार आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम कहा है। तो ये था आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।